अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्रांसलेशनल करिकुलम के छठे दिन का ये आखिरी प्रोग्राम आपका। मैं आपके सामने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की अलुमनाई, इसी कॉलेज से तालीम याफ्ता और यहाँ की बहुत महज़िब तलबा, जिनका पेश करने का अंदाज, जिनका अपने आप को जाहिर करने का अंदाज बहुत प्यारा है। आप सुनेंगे तो आप इस चीज को 2015 में इनका बैच 2015 था और ये पास आउट 2022 में हुई है। और 2022 में पास आउट होने के बाद उसी साल फर्स्ट सेकंड में इन्होंने अपना पीजी क्लियर किया और अभी डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम फर्स्ट ईयर पीजी स्कॉलर है। मेरी मुराद डॉक्टर नीलकंठ जहां, फर्स्ट ईयर पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम को दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपना प्रेजेंटेशन हम सबके सामने। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर दिग्गज झा, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम, जीटीसीएस पटना। First of all, I congratulate to all of you and welcome to GTCH. Today we will discuss the role of physician in society. As a physician, सोसाइटी में हमारा क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिशियन कहते हैं किसको है। फिजिशियन एक जनरल टर्म है डॉक्टर का, जिसमें मेडिकल में एक डिग्निटी भी होती है। और फिजिशियन का काम होता है हेल्थ को मेंटेन करना, प्रोमोट करना और रिस्टोर करना, और डिजीज को डायग्नोज करना, फिर उनका ट्रीटमेंट करना। आगे आप जानते हैं कि डॉक्टर और फिजिशियन का डिफरेंसेस क्या है। डॉक्टर कोई भी हो सकता है जिसने पीएचडी की हुई हो, ये एक हाईएस्ट डिग्री है, और जितने भी पीएचडी की होती है उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। और फिजिशियन एक डॉक्टर है, और फिजिशियन एक डॉक्टर है जिसमें मेडिकल में डिग्री भी होती है और उनके पास पेशेंट को डायग्नोज करने और ट्रीटमेंट करने और उन्हें मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने की सर्टिफिकेट होती है। अब आते हैं कि एक अच्छे फिजिशियन की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। एक अच्छे फिजिशियन की क्वालिटीज होनी चाहिए, सबसे पहले कि उसे ईमानदार होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों ने अभी थोड़ी सी पैमानी की थी, ठीक है। तो हमें चाहिए कि वो पोलाइट हो, पेशेंट से पोलाइटली बात करें, एग्रेसिव होकर बात नहीं करें, उन्हें कॉर्डियल होनी चाहिए, पेशेंट के पर्सन में उनके दिल में रेस्पेक्ट होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, उनकी बातों में सॉफ्टनेस होनी चाहिए। पेशेंट से आप लाउडली ना करें, एकदम स्माइल देके उनसे बात करें। उनसे सॉफ्टली अगर आप बात करेंगे तो वो आपसे जस्ट फ्रेंडली हो जाएंगे और अपनी चीजें आराम से बताने लगेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपसे वो फ्रेंड की तरह हो जाएंगे तो आप सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, और उससे आपको फायदा ये होगा कि आप उससे अच्छे से उनकी कंप्लेंट को समझ पाएंगे, डायग्नोज कर पाएंगे और फिर ट्रीट कर पाएंगे। और सबसे पहली बात है कि पेशेंट को रिस्पेक्टफुल देना चाहिए उसको, और एक डॉक्टर को चाहिए कि वो बाय अपीयरेंस प्रोफेशनल लुक आना चाहिए उसमें, उनकी ड्रेसिंग सेंस से। एक जो हमारा स्पेशल है अप्रैल, वो हमें वेयर करना चाहिए, स्पेशल रखना चाहिए साथ में। और हमारा बिहेवियर जो है एज अ फिजिशियन अच्छी होनी चाहिए। पेशेंट से तमीजी से बात नहीं करनी है कि अरे तुम कैसे अंदर घुसा है, इस टाइप से। अगर वो आगे जाए बाय मिस्टेक तो उन्हें ऐसे नहीं कहना है। और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ तुम कैसे आ सकते हो, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। हमारे एटीट्यूड पेशेंट से सॉफ्टली होनी चाहिए। उन्हें उनके कोई भी पेशेंट आपके पास ऐसे नहीं आते, उन्हें कुछ तकलीफ होती है, अगर आप सॉफ्ट स्पोकन है
तो वो आपसे बहुत जल्दी मतलब भूल जाएंगे, लगेगा कि हाँ एक कोई है जो मुझे सुन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उन्हें सुन रहे हैं, अच्छे से उन्हें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसकी आधी बीमारी बातचीत करने से ही खत्म हो जाती है। और एक डॉक्टर को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट हो अपने कम्युनिकेशन में, उन्हें कम्युनिकेशन अच्छे से आनी चाहिए, पेशेंट को कैसे कम्युनिकेट करना है, और उनमें चाहिए कि लिसनिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, क्योंकि पेशेंट आपके पास ऐसे भी आएंगे कि जो बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, क्योंकि वो तो बहुत जगह से थक हार के आते हैं, बीमारियों से परेशान आते हैं, तो उन्हें लिसनिंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा है अच्छी, तो आप अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी में आते हैं। और आप में पेशेंट के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, जो दिल में हमदर्दी होनी चाहिए पेशेंट को लेकर के, और पेशेंट को एरोगेंट, सॉरी डॉक्टर को एरोगेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक कहा जाता है कि अगर आप मैं कहीं जाऊँ, मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी दूसरे को उस तरह से ट्रीट करें, यानी यहाँ पे आता है कि पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करें, बिहेवियर में हो या फिर ट्रीटमेंट में भी। अब आती है कि हमारी एज ए फिजिशियन पेशेंट की के लिए हमारी क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सबसे पहले कि पेशेंट की रिस्पेक्ट करें, जैसे ही वो हमारी ओपीडी में आते हैं तो हमें चाहिए कि उन्हें रिस्पेक्टफुली उन्हें बैठने के लिए बोला जाए। उसके साथ जो भी गार्जियन से आए हैं, अटेंडेंट आए हैं, उन्हें भी बैठने के लिए बोला जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको प्राइवेसी दी जाए। एग्जामिनेशन में ऐसा हो जाता करते हैं कि हम सारे लोगों के सामने एग्जामिन करने लग जाते हैं, तो 2-4 पेशेंट बैठे हुए, तो चाहिए कि उनका एग्जामिनेशन एक कर्टन के अंदर हो, प्राइवेट और फीमेल को स्पेशली उनकी प्राइवेसी की ख्याल रखी जाए। और कंप्लेंट उनका सुनने में 2-4 पेशेंट को बैठा के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे को अपने पर्सनल कुछ कंप्लेंट्स होते हैं, तो एक्सपेक्ट नहीं करना, उनकी प्राइवेसी की ख्याल रखी जाए। और किसी ने कुछ अगर सीक्रेट बताया हो, जैसे उनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता होना चाहिए या लोगों को वो नहीं बताना चाहते हैं, सोसाइटी में उनकी सीक्रेट किसी को पता नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर उन्होंने आपको बताया है, तो सीक्रेट को आपको उनकी फैमिली में ना बताए और मतलब पब्लिक ना करे। और एक पेशेंट की राइट होती है कि वो अपनी बीमारियों के बारे में जाने या अपने कंडीशन के जाने, उनके आपने कोई दवाई प्रिस्क्राइब की है और वो जानना चाहते हैं कि ये दवाई किस चीज की है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो आपको बताना आपका फर्ज है और इस चीज का रिस्पेक्ट किया जाए अगर पेशेंट ने पूछ लिया तो। उसके बाद है कि आप पेशेंट के कंडीशन को जरूर बताएं उनको कि आपको ये डिजीज है, इस कंडीशन स्टेज में है, ये उनका राइट है जानने का कि मुझे क्या बीमारी है, मेरे पास कितने टाइम्स हैं, मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप उन्हें बताएं। और ये है कि पेशेंट को आप केयरफुली सुने। पेशेंट को केयरफुली सुनने से ये होगा कि जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड हमें डायग्नोज करने में इजी होगी, आपके लिए भी केयरफुली सुनने से फायदा होगा। और अगर आप पेशेंट को केयरफुली सुनते हैं तो पेशेंट के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी सारी कंप्लेंट्स सुनी। हमारे पास हमें अक्सर मतलब शिकायत रहती है कि मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बस मुझे 2 मिनट के अंदर दवाई लिखा और भगा दिया, इससे हम अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, उससे डॉक्टर्स की इंप्रेशन खराब हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम पेशेंट को केयरफुली सुने, उनकी सारी बातों को सुने, उनकी बातों से बोर न हो जाए। ऑब्वियस है कि वो सारी बातें डिजीज से रिलेटेड या फिर बीमारी से रिलेटेड नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें पेशेंट्स होनी चाहिए उनको सुनने को। सारे पेशेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, चाहे ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स हो या कोई बाहर के अदर्स हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें कुछ नहीं आता है, कोई डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं आता है, ये हमें समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि उसको पेशेंट को टाल देते हैं कि ठीक है यही दवाई से ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें चाहिए कि उस डिजीज का जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, ये उन्होंने उस डिजीज में अपनी महारत हासिल की हुई है, तो हमें उनके पास रेफर करते हुए पेशेंट को बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। ये हमारा फर्ज है कि पेशेंट को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। अगर हमें नहीं आता है ट्रीटमेंट तो हम उनको उसमें लटका के नहीं रखते। अब आता है कि फिजिशियन सोसाइटी में क्या क्या रोल अदा करते हैं। सबसे पहले तो वो मेडिकल एक्सपर्ट है,
जो डिजीज के इलाज करते हैं। और फिर उसके बाद कोलैबोरेटर या कम्युनिकेटर मैनेजर के रूप में हेल्थ के एडवोकेट, रिसर्चर, प्रोफेशनल, ये सब उनकी सोसाइटी में रोल आते हैं, एक को अलग करते हैं। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट फिजिशियन वो सारे रोल्स अदा करते हैं जो डॉक्टर, उसमें आता है कि वो मेडिकल नॉलेजेस को अप्लाई करते हैं और क्लिनिकल स्किल, प्रोफेशनल एटीट्यूड और पेशेंट केयर उनको आना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट जैसे हमारे पास आते हैं तो वो मुल्क का डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं, नाम पूछते हैं, फिर उनकी एजेस पूछते हैं और कहाँ से आए हैं ये पूछते हैं, फिर उसके बाद फिर हम हिस्ट्री पे आते हैं। इसके बाद उनसे कंप्लेन पूछते हैं कि आपको भी क्या दिक्कत है, सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ये सारे लेने के बाद फिर हम पेशेंट का एग्जामिन करते हैं, कंप्लेन के अकॉर्डिंग उनका एग्जामिन करते हैं। उन्होंने जीआईटी का पेशेंट प्रॉब्लम बताया था कि हम जीआईटी का ही उनका एग्जामिनेशन करेंगे। इस तरह जिस रिलेटेड रिस्पायरेटरी बताया है तो रिस्पायरेटरी का एग्जामिन करेंगे। उसके बाद हम फिर उन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट कुछ करवाते हैं। सबसे पहले एग्जामिन और हिस्ट्री देखने के बेसिस पे हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस बन जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसे कुछ प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशंस होते हैं एम्पिरिकल थेरेपी के रूप में उन्हें देते हैं, फिर उन्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं। जब उनका रिजल्ट आ जाता है तो हम उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद उसको उनसे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी डिजीज डायग्नोस होता है। उसके बाद एज ए हेल्थ एजुकेटर हमारा सोसाइटी में क्या रोल है, हेल्थ प्रमोशन में हमारा रोल है। तो हमारा हेल्थ प्रमोशन में दो तरह से रोल है, तो इंडिविजुअल लेवल पे है, एक कम्युनिटी लेवल पे है। इंडिविजुअल लेवल पे इस तरह है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आप उसे बताइए कि आपको आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आप अच्छे डाइट ले, अच्छी लाइफस्टाइल को अच्छे करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और मेंटल प्रेशर ना लें। उसके बाद अगर कम्युनिटी लेवल पे ये है कि अपनी कम्युनिटी जो आसपास है वहाँ पे कैंप्स कर सकते हैं, कैंप्स के थ्रू बता सकते हैं पेशेंट को कि कैसे उन्हें हेल्दी रहना है, न्यूट्रिशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में कि अगर आप जो हेल्थ आपके पास बचा हुआ है उसको अच्छे से मेंटेन करें, उससे फर्दर मतलब डिस्ट्रॉय होने ना दें। उसके लिए भी है कि जो हमारे उसके साथ कोई डिजीज भी है तो उसका ट्रीट करें, साथ में आप अपने हेल्थ की ख्याल रखें, जैसे एक्सरसाइज हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, कार्डियक डिजीजेस, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती है। फिर उसके बाद आती है कि रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हम हेल्थ का रेस्टोर करने के लिए बताया, मतलब उनकी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की होती है ये कि अगर उनकी कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गई है तो उन्हें दवाई प्रिस्क्राइब करके बीमारी से रिलेटेड जो एक्टिविटी उस बीमारी के लिए है उससे प्रिस्क्राइब करना है, फिर पेशेंट को मतलब उसके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद उसे कुछ एडवाइस देते हैं कि उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और हाइजीन का ख्याल रखें और प्रिवेंटिव केयर। एज ए कम्युनिकेटर फिर वही सारी बातें हैं जो मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन एज ए डॉक्टर एंड फिजिशियन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, उसमें इफेक्टिवली लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्वेश्चनिंग स्किल्स इस तरह से होनी चाहिए कि अगर आप कोई पेशेंट आपको जो कंप्लेंट बता रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, उसके पर्सनल लाइफ पे ना जाए कि आपने ऐसे क्यों किया या कुछ भी। क्वेश्चन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपको एक्सप्लेनेशन स्किल्स भी आनी चाहिए कि आपने ये दवाएं लिखी है तो क्यों लिखी है, आपके साथ अब ये डिजीज है तो क्यों है। उन्हें ज्यादा सहानुभूति नहीं होनी है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे ही वैसे। अभी डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपने वो सहानुभूति है, ऐसी नहीं है। उन्हें जो एक्चुअल है फैक्ट है वो बताए। उसके बाद आता है कि पेशेंट को काउंसलिंग करना है। तो कभी कभी होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है कुछ भी, लेकिन उसे काउंसलिंग अच्छे से करना है कि आप और पेशेंट को एजुकेट करना है। के बाद आता है कि अगर आप कहा जाता है
कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन पेशेंट और फिजिशियन के बीच हो रही है तो ये एक दवा के बराबर हो जाता है। अगर आप जितना दवा की बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं उतनी अच्छी कम्युनिकेशन से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एज ए कोलैबोरेटिव फिजिशियन का क्या रोल है कि वो पेशेंट के साथ उसका कोलैबोरेशन कैसा है। जैसे कि आपने किसी को बोल दिया कि आपको 15 डेज फॉलोअप चाहिए, तो कुछ ऐसी बीमारी होगी जो आपको फॉलोअप की जरूरत है, तो वो पेशेंट नहीं आया है तो आप उससे कांटेक्ट करना है, पूछिए उनकी ख्याल के वो क्या है, कैसा है उसका कंडीशन। रिलेटिव से कोलैबोरेशन का यहाँ मतलब होता है कि अगर आप रिलेटिव से कोलैबोरेट आपका टर्म अच्छा है रिलेटिव से, तो वो आप सबसे बड़ी बात है वो ये सोचिए कि इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद उनकी रिलेटिव के प्रति जो भी कम्युनिकेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, अच्छी बात है। और उनकी अगर रिलेटिव अगर ऐसी होती बीमारियां होती है तो वो हेजिटेट नहीं होते हैं आपको बताने के लिए, और ये आपका फर्ज भी बनता है कि आप डॉक्टर बने हैं तो अपने फैमिली, कम्युनिटी, आसपास के लोग और रिलेटिव की मदद कर सकें। एज ए टीम, देयर टीम जो आपके साथ काम कर रहे हैं, नर्स हो गए, वार्ड बॉय हो गए, ये सब के साथ आपका कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए। अगर बाय द वे आपके पास कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में, आपके पास नर्स से आपका काम अच्छा नहीं है, गलत बिहेवियर है आपके साथ, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए उनसे कोलैबोरेशन अच्छी होनी चाहिए। और अदर फिजिशियन से इसका कोलैबोरेशन होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को रेफर करना है या सेंटर में, या जो डिजीज का इलाज आप नहीं कर सकते हैं वो कर सकते हैं, तो अदर फिजिशियन से हमारा कोलैबोरेशन होना चाहिए अच्छी। के बाद आता है कि लैब से हमारा कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए, फार्मेसी से होना चाहिए, रेडियोलॉजी से होना चाहिए। कि अगर इमरजेंसी में हमें चाहिए कि इमरजेंसी में हर चीजें फास्ट चाहिए होती है, अगर हमारा इनसे कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होगा तो ये हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे और हम पेशेंट का को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। एज ए रिसर्चर हमारा क्या फिजिशियन, एज ए फिजिशियन और रिसर्च में हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो मेडिकल कहा जाता है कि मेडिकल साइंस में डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो एक फिजिशियन का काम है कि वो उसको एवेल्युएट करे, लिटरेचर्स को रीड करे और उसे कलीग्स के साथ डिस्कस करे और एक ओपिनियन फॉर्मुलेट करे ताकि उसके प्रैक्टिस में इजी हो। एक डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है रिसर्च में कि वो न्यू ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल कराते हैं और क्योर्स के लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं जो सोसाइटी को क्योर करती है। सोसाइटी मीन्स वो जो गांव वाले हैं या एरिया वाले हैं, कुछ नहीं ऐसा। और सोसाइटी मीन्स हमारे जहाँ हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हो, कहीं ये हो, ये चीजें हैं। सोसाइटी को हम ट्रीटमेंट के लिए अच्छी मेडिकेशंस देते हैं और कॉन्स्टेंटली अगर कोई फिजिशियन लर्न कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, तो इससे हमें हेल्थ केयर में इम्प्रूवमेंट होगा। एज ए मैनेजर हमारा क्या रोल है कि किसी भी हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक मैनेजर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर डॉक्टर एज ए मैनेजर भी रोल अदा करते हैं। उनका स्टाफ का सिलेक्शन उनकी जिम्मेदारी होती है कि हमें किस टाइप के स्टाफ सेलेक्ट करने हैं। स्टाफ की कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए जो पेशेंट के साथ पोलाइटली बात करे, पेशेंट को इग्नोर ना करे, जो भी यहाँ नर्सेज आ रहे हैं वो पेशेंट के लिए ही आए, प्रॉपर पेशेंट केयर दे। और फिर टाइम टू टाइम उन स्टाफ की इवैल्यूएशन करें परफॉर्मेंस का, कि वो कैसे मतलब पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आया। जो बहुत सारे न्यू नर्सेज भी आ जाते हैं जो ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो फिर उनका इवैल्यूएशन होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हर चीजें सीख के नहीं आते हैं, नर्सेज हो या फिर जूनियर डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, तो उन्हें ट्रेनिंग कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ दवाओं के बारे में, पेशेंट केयर के बारे में ही हॉस्पिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें वर्क्स देना चाहिए काम करने के लिए कि हाँ आपकी इतनी काम है, आप वहाँ करके लाओ, फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर जाऊँ। फिर एज एडवोकेट हमारी क्या रोल है एज ए फिजिशियन, कि सोसाइटी में किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज हो उस पर ओपिनियन बनाना है और उसका जो हमारे हेल्थ सिस्टम्स हैं जो हेल्थ को देख रहे हैं उसको इन्फॉर्म करना है। जैसे कोई एपिडेमिक्स आ गया, जैसे कि कोविड-19 आया था, तो उसमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग करना है, क्वारंटाइन करना है, ये सब रूल्स जो बनाए जाते हैं वो डॉक्टर्स की
के थ्रू बनाए जाते हैं, इसलिए वो एज एडवोकेट भी रोल अदा करते हैं। एज ए प्रोफेशनल उसे प्रोफेशनल सब चीज कर रहे हैं, आप कितना भी हम्बल हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोफेशनल नहीं भूलना चाहिए, जो कुछ एथिक्स है अपने इथिकल से नहीं हटनी चाहिए। पेशेंट डॉक्टर की एक है ये है कि आपको कभी गलत नहीं करना है, कितना भी प्रेशर आ जाए कि आप नकली रिपोर्ट बना दे या फेक मेडिकल रिपोर्ट बना दे ताकि मैं छुट्टी ले सकूं, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन रखना चाहिए। थैंक यू। Thank you so much, Dilkash. It was a wonderful presentation. Questions from the audience? Thank you.